आईएससी क्लास 11 इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा वन शॉट वीडियो सीरीज, जहां पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बहुत ही कम समय में लेकिन बहुत ही डिटेल तरीके से हम उस पूरे चैप्टर को कवर किया था। अगर आप लोग में से अभी तक कोई भी है जो उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर से देखना, बहुत जबरदस्त तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा वो पूरा चैप्टर का। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर है विच इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। छोटा सा चैप्टर है लेकिन कुछ कुछ ऐसे एरियाज है जहां से शॉर्ट एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मंडला फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस क्लास में पढ़ाए हुए स्टडी मटेरियल का एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको सारे पीडीएफ अगर अपलोडेड है, आप वहां से सारे पीडीएफ का एक्सेस कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखिए, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी। कीवर्ड है, ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सर प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब, सर प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब हो गया लोगों का नॉलेज। प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब हो गया नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, हेल्थ केयर। सर नॉलेज, या आप नॉलेज बोल सकते हैं, एजुकेशन बोल सकते हैं, जो आपका मन, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, हेल्थ केयर, जो ह्यूमन बींग्स को हेल्प करता है, एनेबल करता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। एजुकेटेड पीपल, ट्रेंड पीपल, स्किल्ड पीपल, हेल्दी पीपल जनरली ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। जनरली वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जनरली वो ज्यादा एफिशिएंट भी होते हैं। तो वापस एक बार, सर ह्यूमन कैपिटल का मतलब, ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सर प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, हेल्थ केयर विच एनेबल्स देम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और इसी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के प्रोसेस को, इस प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंप्रूव करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो पढ़ते हैं क्या बोला है, देखिए ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया सबसे पहला सर प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सर प्रोडक्टिव कैपेसिटी मतलब क्या? तो पहला हम आपको बताया नॉलेज या स्किल। नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, तीसरा हेल्थ, चौथा एबिलिटी, जो लोगों को एनेबल करता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में। तो सर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या बना? प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सर प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब हो गया एजुकेशन, स्किल, हेल्थ एंड एबिलिटी, जो लोगों को एनेबल करता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। सर सेकंड क्वेश्चन आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये जो आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, इस प्रोडक्टिव कैपेसिटी के इंप्रूव करने के प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग क्या? प्रोडक्टिव कैपेसिटी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब वही नॉलेज, स्किल, कैपेबिलिटी ऑफ द पीपल, ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके, वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। सो लास्ट टाइम सर वापस एक बार बता रहे, सुनेगा बहुत ध्यान से। सर ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सर प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब हो गया नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, हेल्थ केयर, जो लोगों को एनेबल करता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके। और इन्हीं प्रोडक्टिव कैपेसिटी के इंक्रीज करने के प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एबिलिटी, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ताकि लोग और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। हम लोग पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सर ह्यूमन कैपिटल का क्या रोल है इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में? सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए आप एक बात ध्यान से समझो, अगर कोई वर्कर है, अगर कोई वर्क फोर्स है, कोई ह्यूमन है जो एजुकेटेड है, जो स्किल्ड है और जो ट्रेंड है, वो पक्का बात है कि वो अपने किसी भी काम को प्रोडक्टिव तरीके से करेगा, पक्का बात है। अब आप इसको ऐसे समझो, अगर एक वर्कर है जो स्किल्ड है, ट्रेंड है, वो किसी भी नए टेक्नोलॉजी को बहुत ही बेटर तरीके से समझ सकता है, उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, ताकि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाया जा सके। वो फॉरेन से आए हुए टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर सकते हैं, कई बार उस टेक्नोलॉजी को लोकल कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट भी करा सकते हैं, और कई बार उन टेक्नोलॉजी को अब बेटर और उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग न्यू टेक्नोलॉजी। पढ़ेगा क्या बोलते हैं? एजुकेटेड, ट्रेंड एंड स्किल पीपल कैन अंडरस्टैंड, बेटर तरीके से समझ सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ
प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन का मार्केट में नया मेथड आता है, कोई भी नया मैनेजमेंट का तरीका आता है, कोई भी नया कम्युनिकेशन का तरीका आता है, वो उन सारे टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से समझ सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कौन? द ह्यूमन हु आर एजुकेटेड, द ह्यूमंस हु आर स्किल्ड, द ह्यूमंस हु आर ट्रेन्ड। तो पीपल हु आर एजुकेटेड, पीपल हु आर ट्रेन्ड, पीपल हु आर skilled, they can understand and implement technology better। वो modern methods of टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को, कम्युनिकेशन को, मैनेजमेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कई बार वो फॉरेन टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से अब्सॉर्ब भी करते हैं, वो फॉरेन टेक्नोलॉजी को लोकल कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट भी कराते हैं, और वो कई बार उन सारी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव भी करते हैं। तो जब वो नए टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से समझेगा, इंप्लीमेंट करेगा, फॉरेन से आए हुए टेक्नोलॉजी को अब्सॉर्ब करेगा, उसको लोकल कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कराएगा, उसको इंप्रूव करेगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट पक्का बनेगा, और इनसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली आएगा। तो सर वापस एक बार वंस अगेन, हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो तीन चीज है, जो लोग एजुकेटेड है, people who are educated, people who are skilled, people who are trained, they can understand and implement modern methods of production, modern methods of communication, modern methods of management and communication, so on। ये लोग फॉरेन से आए हुए टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से अब्सॉर्ब कर सकते हैं, उसको लोकल कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट करा सकते हैं, कई बार उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं। सर इससे क्या होगा? इन सब से लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। सर इन सब से लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इन सब से लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी बेटर होगा, और हेंस इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज इंक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी। अब सर एफिशिएंसी कैसे बढ़ता है? देखिए सर, ह्यूमन कैपिटल का मतलब केवल एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं होता, वो एक पार्ट है। ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन, ट्रेनिंग ये तो आता ही है, साथ साथ हेल्थ केयर भी आता है। अब आप समझो, अगर एक बंदा जो प्रॉपर एजुकेटेड है, उसके पास पढ़ाई लिखाई अच्छे से किया, ट्रेनिंग किया, सब कुछ किया, आप मानते हैं वो अपने काम को और एक्यूरेट तरीके से करेगा? वो अपने काम को कम समय में करेगा? वो अपने किसी भी सारे रिसोर्सेस को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से यूज करेगा? एक इंसान अगर पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, ट्रेंड है, मतलब वो अपने जो भी काम उसको दिया जाएगा, काम को एक्यूरेट तरीके से कंप्लीट करेगा, कम से कम समय लेके कंप्लीट करेगा, और अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को भी और बेटर तरीके से यूज करेगा। सिमिलरली अगर एक वर्कर हेल्दी है, फिट एंड फाइन, एकदम बढ़िया, एकदम फिट एंड फाइन है, तो वो ज्यादा एनर्जेटिक होगा, वो अपने काम के प्रति ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, एब्सेंटिज्म कम करेगा, छुट्टी कम करेगा, समय का वेस्टेज कम करेगा। इन दोनों पॉइंट को अगर आप ब्लेंड कर दो तो मालूम पड़ेगा लेबर का आउटपुट पर वर्कर, जो टोटल हमारा आउटपुट बना, उसको अगर आप एवरेज निकालोगे, आउटपुट पर वर्कर, वो पक्का इंक्रीज करेगा। और सब जब आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली आएगा। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जीडीपी बढ़ेगा, हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा। तो सर वापस एक बार, पीपल हु आर एजुकेटेड, सर पीपल हु आर एजुकेटेड, पीपल हु आर ट्रेंड, पीपल हु आर स्किल्ड, ये लोग के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलता है कि ये लोग अपने काम को एक्यूरेट तरीके से करते हैं, ये लोग कम समय में, दे कंप्लीट द वर्क इन लेसर टाइम, एंड दे मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। सिमिलरली जो लोग हेल्दी होते हैं, फिट एंड फाइन होते हैं, वो लोग जनरली ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो लोग ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, वो लोग एब्सेंट कम करते हैं, और इन सब से देखा जाएगा कि जो आउटपुट पर वर्कर है वो पक्का इंक्रीज करेगा। और जब आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली आएगा। हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, विच इज एड टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सर ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्टिविटी पे भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारे प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। क्यों? एफिशिएंट वर्कर कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। अभी पढ़े हम लोग, अगर एक वर्कर एजुकेटेड है, हेल्दी है, मतलब उसको बोल सकता है कि वो वर्कर एफिशिएंट है। सर एफिशिएंट मतलब क्या? वो एजुकेटेड भी है, स्किल्ड भी, हेल्दी भी है, मतलब वो कम समय में ज्यादा आउटपुट बना पाएगा। Skilled labor ensures that raw material and capital are used efficiently, reducing wastage। अभी ऊपर पढ़े कि अगर स्किल्ड लेबर होगा तो वो कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट बनाएगा, वेस्टेज कम करेगा, और जब वेस्टेज कम करेगा, आउटपुट ज्यादा बनाएगा, तो कंट्री का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगा, कंट्री का टोटल इनकम बढ़ेगा, और हेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आएगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? सर पहला पॉइंट हमने पढ़ा हेल्प्स इन अब्सॉर्बिंग न्यू टेक्नोलॉजी। सर नए टेक्नोलॉजी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब्सॉर्ब कर सकते हैं। दूसरा में हमने पढ़ा इंक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी, और दोनों को मर्ज कर देंगे तो पॉइंट मिलेगा इंक्रीज इन
प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कंट्री का प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ता है अगर लोग स्किल्ड और एजुकेटेड होते हैं। तो इसमें दो पॉइंट है। सबसे पहला आपको बोला कि जो वर्कर एफिशिएंट होते हैं, जो वर्कर एफिशिएंट होते हैं, वो वर्कर ज्यादा आउटपुट बना सकते हैं, दे कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। द वर्कर हु आर स्किल्ड, द वर्कर हु आर एफिशिएंट कैन प्रोड्यूस मोर आउटपुट इन लेस टाइम। वो लोग वेस्टेज कम करते हैं, रॉ मटेरियल को, कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। एंड हेंस देखा जाता है कि इस कैटेगरी के वर्कर जो होते हैं, एफिशिएंट और स्किल्ड वर्कर जो होते हैं, वो कंट्री के प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज। देखिए, चेंज एक ऐसा चीज है ना जो दुनिया में कांस्टेंट है। हर दिन कुछ ना कुछ तरीका, मैकेनिज्म, मैनेजमेंट सब कुछ चेंज हो रहे हैं। तो ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये जो एजुकेटेड लोग होते हैं, क्योंकि देखिए एजुकेशन से, ट्रेनिंग से एक एम्पावरमेंट मिलता है, हेल्थ, अच्छा हेल्दी लाइफ, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इनसे आपको एम्पावरमेंट मिलता है। ह्यूमन कैपिटल लोगों को मोटिवेट करता है क्योंकि उनके पास स्किल है, नॉलेज है, एजुकेशन है, हेल्थ भी है, तो वो उनको मोटिवेट करता है कि वो नए बिजनेसेस को ट्राई आउट करें। वहां से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगा, नए नए तरह के प्रोडक्ट वगैरह डेवलप होंगे। वापस एक बार, तो सर ये लोग चेंज कैसे लेके आते हैं? आज आप देखो स्टार्टअप का वेव आ गया इंडिया में, कैसे आया? बिकॉज ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, स्किल। सर नॉलेज से, एजुकेशन, स्किल से लोग नए नए बिजनेस वेंचर ट्राई आउट करते हैं। लोग जब नए वेंचर बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगा और नए नए नोवेल प्रोडक्ट, नए आइडियाज डेवलप होंगे। एजुकेटेड एंड स्किल्ड पीपल डेवलप ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशन। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके अंदर उनका बात करने का तरीका, सोचने का तरीका सारा ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। बड़े एस्पिरेशनल टाइप के लोग होते हैं वो लोग, एस्पायर बहुत कुछ करते हैं। बाय फॉस्टरिंग इनोवेशन, efficiency and adaptability, human capital ensures long term sustainable economic change। वापस एक बार, सर हम लोग बात कर रहे हैं कि एजुकेशन से इकोनॉमी में चेंज कैसे आएगा, तो बोलता है दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंज। बदलाव के लिए, इफ अगर आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आए, तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा नॉलेज, स्किल, हेल्थ केयर, इन सब चीजों पे। क्योंकि एक बार लोग एजुकेटेड हो जाते हैं ना, वो नए नए बिजनेसेस को ट्राई आउट करते हैं। जब आप एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर पे खर्चा करते हो तो पीपल गेट मोटिवेटेड, वो नए बिजनेस को ट्राई आउट करते हैं। जब नया बिजनेस बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगा, नए नए प्रोडक्ट वगैरह डेवलप होंगे। और ये जो पढ़े लिखे स्किल्ड लोग होते हैं ना, इनके अंदर एक ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड होता है, इनके अंदर एक एस्पिरेशन वाला एटीट्यूड होता है। और जब ऐसा कुछ होगा ना, इसके साथ अगर आप इनोवेशन, ये हो गया इनोवेशन, ऊपर पड़े एफिशिएंसी। तो जब इनोवेशन, एफिशिएंसी, अडेप्टेबिलिटी साथ में मिलता है, इसी से इकोनॉमी में चेंज आता है। जब तीन चीज मिलता है, जब क्या मिलता है? जब इनोवेशन मिलता है, यहां से मिला इनोवेशन, ऊपर पॉइंट पड़े एफिशिएंसी, उसके ऊपर पॉइंट पड़े थे अडेप्टेबिलिटी। तो जब इनोवेशन, जब तीन चीज का तड़का लगता है, किसका? सबसे पहला इनोवेशन का तड़का, दूसरा एफिशिएंसी का, तीसरा अडेप्टेबिलिटी। जब तीन चीज साथ में मिलता है तो आता है इकोनॉमिक चेंज, तो आता है इकोनॉमिक चेंज, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक चेंज तब आते हैं। क्या मेरा बात क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते, इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ में। देखिए, अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, हेल्थ केयर अच्छा है, ट्रेनिंग वेनिंग सब कुछ बढ़िया है, इससे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ तो पक्का बढ़ेगा। कैसे? बाय एनहांसिंग पीपल्स एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम लेवल। पढ़े लिखे लोगों का, एजुकेटेड लोगों का, ट्रेन हेल्दी लोगों का इनकम ज्यादा होगा ही अनस्किल्ड लोगों से। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हैव बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज्यादा पैसा का काम मिलेगा उसको, उनका अर्निंग्स बढ़ेगा, एंड ग्रेटर सोशल अवेयरनेस, अलाउइंग देम टू लीड कंफर्टेबल लाइफ एंड फुलफिलिंग लाइफ्स। वो अपने सारे जरूरतों को, इच्छाओं को, कंफर्ट को, लग्जरी को पूरा कर पाएगा। एंड इंप्रूव्ड हेल्थ थ्रू एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड न्यूट्रिशन इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो सर दोनों चीजें हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर ह्यूमन कैपिटल से बाकी सब तो ठीक है, चलो इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, डेवलपमेंट आएगा, ये सब तो ठीक है सर, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ता है। सर कैसे बढ़ता है? सबसे पहला एकदम बेसिक सा बात है, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। सर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ेगा? तो सर उसके लिए लोगों के पास एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। अगर एक वर्कर है जो स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, एजुकेटेड है, सब कुछ है, मतलब उसको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सब बेटर एम्प्लॉयमेंट मतलब ज्यादा अर्निंग मतलब ज्यादा सोशल अवेयरनेस।
तो यहां से उसका सारा मटेरियलिस्टिक चीज पूरा हो जाएगा, वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाएगा। और अगर उसके पास हेल्थ केयर का भी एक्सेस है, अगर उसके पास मेडिकल केयर न्यूट्रिशन का भी एक्सेस है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। आई थिंक आपको मेरा बात यहां तक समझ में है। हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। देखिए, हम लोग यहां पर बात करते हैं एजुकेशन को दो तरीके से एक्वायर किया जा सकता है। एक तो होता है फॉर्मल, जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज का सेटअप होता है, और एक हो गया आपका इनफॉर्मल, जो आप स्कूल के बाहर सीखते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो बोलता है फॉर्मल एजुकेशन बड़ा स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ लर्निंग है। क्या बोला सर? स्ट्रक्चर है उसमें। जैसे आपका देखो, आपके पढ़ाई में स्ट्रक्चर है ना, 10th में बोर्ड्स होगा, 12th में बोर्ड्स होगा, फिर आप कॉलेज में जाओगे, ये एंट्रेंस होगा। तो इसको बोलते हैं बड़ा स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक। पहले हाफ ईयरली होगा, फिर एनुअल एग्जाम होगा, बीच में यूनिट टेस्ट होगा, पीरियोडिकल्स होगा। तो बड़ा स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई होता है। फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ाई बड़ा स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक तरीके से होता है, जो कहां पर होता है? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। यहां पर एक फिक्स करिकुलम होता है, एक फिक्स करिकुलम, एक फिक्स सिलेबस होता है, जिसको डिलीवर करने के लिए ट्रेन्ड टीचर्स को रखा जाता है। एंड इससे आपको लीड्स टू रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री वगैरह मिलने में आपको हेल्प करते हैं। तो हम लोग बात करें सर फॉर्मल एजुकेशन का। फॉर्मल एजुकेशन में क्या आता है सर? फॉर्मल एजुकेशन में जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया जाता है वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक होता है। फिक्स करिकुलम होता है और एक टीचर या एक ट्रेंड टीचर होता है जो आपको कंटेंट डिलीवर करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल वो होता है जो भी पढ़ाई आप सीखते हो अपने स्कूल और इंस्टीट्यूशन के बाहर, जहां पर कोई तरह का फिक्स करिकुलम, कोई तरह का स्ट्रक्चर, कोई सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई नहीं होता है। ये आप चीज सीखते हो अपने डेली एक्सपीरियंसेस से, सोशल इंटरेक्शन से, मीडिया से, फैमिली से, कम्युनिटी से। जब आप जैसे मान लीजिए ट्रैवल करके आप कुछ सीख रहे हो, लोगों से आप सीख रहे हो, ये सब आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है। जो भी चीज आप सीखते हो अपने डेली एक्सपीरियंसेस से, सब कुछ तो पढ़ाई आपको नहीं सिखा सकते। कुछ चीजें आप सीखते हो अपने लाइफ के डेली एक्सपीरियंसेस से, सोशल इंटरेक्शन से, बाहर गए, घूमने गए, ट्रैवल करने गए, लोगों से मिले, वहां से आपने कुछ सीखा, मीडिया से, यूट्यूब वगैरह से कुछ सीखा। वो सब आपका इनफॉर्मल एजुकेशन है, जहां पर कोई तरह का सिस्टम या कोई तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है। एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, जैसे फॉर्मल का हो गया अटेंडिंग क्लास, आप क्लासेस कर रहे हो, आप कॉलेज में कोई डिग्री कर रहे हो। और इनफॉर्मल, आपके पेरेंट कुछ कुक कर रहे हो, आप उनको देखते देखते कुछ सीख रहे हो, आप कोई एजुकेशनल वीडियो वगैरह देख के कुछ सीख रहे हो, वो सारा हो गया आपका इनफॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल में ध्यान क्या रखना है? कीवर्ड स्ट्रक्चर एंड सिस्टमैटिक से ध्यान क्या रखना है? स्ट्रक्चर एंड सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर एंड सिस्टमैटिक, फिक्स करिकुलम। लेकिन यहां पर वो लर्निंग जो आप अपने स्कूल के बाहर सीखते हो, जिसमें कोई तरह का फिक्स करिकुलम नहीं होता है, कोई तरह का स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल नहीं होता है। आप जो सीखते हो अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस से, सोशल इंटरेक्शन से, मीडिया से, फैमिली से, इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। अब यहां से ना कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपको जस्ट रीड करके जाना है, जहां से बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनने का चांस कम है, बट फिर भी रीड करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। हम लोग बात करें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए मतलब क्लास 8 तक के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए। 2-3 प्रोग्राम का नाम आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब हो गया जो एजुकेशन आपको क्लास 8 तक दिया जाता है। क्लास 8 तक के एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम्स निकाले, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, राइट टू एजुकेशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एंड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कुछ स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 8वीं तक के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, जो आप एक बार सारा प्रोग्राम को डे बिफोर एग्जाम पढ़ के चले जाना। अच्छा सर, इनसे हुआ क्या? अब क्वेश्चन आता है, सर गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाला, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इनसे हुआ क्या? तो सर इनसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। जो बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव एनरोल्ड इन स्कूल्स हैव इंक्रीज्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी लेवल। और यहां पर फोकस किस पे किया गया? गर्ल्स एजुकेशन एंड रूरल स्कूलिंग पे। सो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है वो इंक्रीज हुआ है और फोकस था गर्ल्स एजुकेशन पे।
सर हायर एजुकेशन का बात करें तो काफी आपको डेटा दिया हुआ है जिसको आप एक बार रीड कर सकते हो कि यहाँ पर काफी सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को बनाया गया, आईआईटीज, आईएम्स, एनआईटीज, ये सबको बनाया गया। इसको आप जस्ट एक बार रीड कर सकते हो। सर ये काम का टॉपिक है जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटीग्रेशन किया है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का। बहुत सारे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं हो गया, दीक्षा हो गया, ई पाठशाला, ये सब बहुत सारे ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट ने बनाए ताकि एक्चुअली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी लिंक्ड है बहुत कुछ, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनसे भी बहुत कुछ लिंक है। ये काम का है पॉलिसी रिफॉर्म, ये आप सुना होगा सब कोई, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया था। इसका फोकस क्या है, हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जहां पर आप एक रिजिड स्ट्रक्चर को नहीं, आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चेंज वगैरह कर सकते हो। अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा 5+3+3+4 पे, जिसका फोकस होगा स्किल डेवलपमेंट पे, वोकेशनल एजुकेशन पे, और फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा कि आप अक्रॉस स्ट्रीम्स किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। इसका कुछ आपको अचीवमेंट दिया है, जैसे लिटरेसी रेट 18% से 77% हुआ, फीमेल लिटरेसी एंड एनरोलमेंट रेशियोज वगैरह इंक्रीज हुआ, आईआईटीज, आईएम्स आर नाउ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, दुनिया भर में इनको अप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट एक टॉपिक है जहां पर आपको पढ़ना है कि आज भी इंडिया के एजुकेशन वगैरह में क्या चैलेंजेस है। सबसे पहला क्वालिटी डिसपैरिटी, क्वालिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है अर्बन और रूरल एजुकेशन में। दूसरा इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल कॉलेजेस लिमिटेड है, टीचर्स जितने रिक्वायर्ड है उतने टीचर्स है नहीं। ड्रॉप आउट रेट इन रूरल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है वहां पर ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा देखने मिलता है, जहां पर लोग बिना अपना पढ़ाई को पूरा कंप्लीट किए स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। एंड नीड फॉर बेटर स्किल अलाइनमेंट विद जॉब मार्केट, जो स्किल्स हमको सिखाया जा रहा है वो आज के जॉब के लिए या मार्केट के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत ज्यादा जनरलाइज ट्रेनिंग हमको दिया जा रहा है, हम लोग को थोड़ा सा जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग का जरूरत है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, फोकस ऑन स्किल ड्रिवन, एआई ड्रिवन एंड वोकेशनल एजुकेशन, इन सब पे फोकस होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग पे काम होना चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो आईआईटीज, आईएम्स का। उसके बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो रिफॉर्म है, उनमें जो भी कमिटमेंट किया गया था वो सारा पूरा होना चाहिए, एंड इंडिया को एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनना है। ये जो लास्ट का जितना भी यहां से पॉइंट है ना, ये एक बार जस्ट वन टाइम रीड के लिए एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। जो भी मेन आपका टॉपिक था वो कॉन्सेप्ट 3 तक था, कॉन्सेप्ट 4 को एक बार जस्ट आप ब्रशअप करके जा सकते हो फॉर एग्जाम। ज्यादा प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आपका आने का फॉर्मल, इनफॉर्मल, और ये वाला जो टॉपिक है ये तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहां तक वीडियो में बना हुआ है मतलब आपको सब कुछ समझ में है, और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा सा आप कमेंट छोड़ के जाओ, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। हम लोग मिलते हैं हमने अगले क्लास में। टिल